नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पाकिस्तान के भीतर आसिम मुनीर का विरोध और विपक्ष ने तो वहां हल्ला काटा हुआ है। एक तरीके से ये दिन देखने पड़ेंगे आसिम मुनीर को और उनकी सरकार को। मैं उनकी ही सरकार बोलूंगा जो इस समय प्रधानमंत्री हैं या डिफेंस मिनिस्टर हैं। वो तो सिर्फ हाँ में मुंडी हिलाते हैं, जैसे आसिम मुनीर कह देते हैं वैसा ही करते हैं। पहले आसिम मुनीर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल मिलना चाहिए और उसके बाद उनकी सरकार ने भी एक प्रस्ताव पारित करके इसकी सिफारिश कर दी। अब इसको लेकर के पाकिस्तान में बड़ा हाय हुल्ला है कि किन डोनाल्ड ट्रंप को आप शांति का नोबेल प्राइज दिलवाना चाहते हैं। और उनके सारे कच्चे चिट्ठे अब पाकिस्तान के भीतर ही खुल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअल में क्या क्या करतूतें की हैं या क्या क्या किया है। जो इजराइल के साथ खड़ा है, जो इजराइल के लिए B-2 बॉम्बर से ईरान के फोर्दो नतांज और इस्फहान पर बम बरसा रहा है, आप उसको शांति का नोबेल प्राइज दिलवा रहे हैं। तो कहीं फंस तो नहीं गए हैं मुनीर और ये सरकार, और फंसे तो बहुत बुरे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आदि अचिंत साहब, और उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने पाया क्या है और आसिम मुनीर का लंच ये भारी ना पड़ जाए जो ट्रंप ने मुनीर को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदि जी, नमस्ते। नमस्कार सर। तो क्या हुआ साहब, वो गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, हुआ क्या है, पूरा मामला क्या है इस समय पाकिस्तान में, सिचुएशन क्या है? देखिए सर, दो चार चीजें हैं। पहले एक अभी जो बाहर निकल रहा है उसके हिसाब से तो ये दिखता है कि पाकिस्तान में ये जो हमारे आसिम मुनीर हैं उनको फील्ड मार्शल इसलिए बनाया गया क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ इंटरेक्शन हो जाए, और इनको ये पता था कि इनका जो ये शहबाज शरीफ, बिल्लो, ये पता नहीं जो भी हैं, ये गधे हैं, ये बैठ नहीं पाएंगे इनके सामने। तो इनको कुछ एक अपग्रेड करना था आसिम मुनीर की पोजीशन के अंदर, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट वही है। तो इन्होंने कुछ पैसे-पूसे भी खिलाए हैं क्रिप्टो करेंसी में इधर-उधर, और काफ़ी लॉबिंग करी है कि ट्रंप साहब के साथ हम थोड़ा बैठ जाएँ ताकि जो हमारी इश्यूज़ हैं हम उसको ज़रा बात कर सकें। क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि भई भारत और ट्रंप के तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं, ये पूरे इसके अंदर भी देखिए सर, मीडिया नैरेटिव को साइड में करिए। एक चीज़ इनको ये भी दिखती है कि भई भारत ने जितना ठोका है इनको, ट्रंप ने सीज़फायर सूज़फायर के अंदर वो जो भी कुछ करा, वो इनको भी पता है असलियत क्या है। देखिए, जब आप अपना देश का एक प्लान बनाते हैं ना, आप प्रोपेगेंडा के ऊपर प्लान नहीं बनाते, आप रियलिटी के ऊपर प्लान बनाते हो। सो इनको अंदर से पता है कि यार ट्रंप के बोलने से हमने नहीं रोका, हमने रोका क्योंकि हमारी बत्ती बंद हो रखी थी। अब वो बत्ती बंद हो रखी है, वो बत्ती कौन बुझ जला सकता है? वो बत्ती एक ही बंदा जला सकता है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो साहब थोड़े कुछ करो सर, हमको हमारे 12-13 F-16 ठोक दिए, हमारे रेडार ठोक दिए, हमारे तो कुछ बचा नहीं है। चाइना हमको दे रहा है सर, लेकिन अब देखिए सर, पाकिस्तान की एयरफोर्स ना 2 भागों में आपको बाँटनी पड़ेगी। एक नॉर्दर्न एयरफोर्स है जो चाइनीज़ एयरफोर्स है, और जो एक सदर्न एयरफोर्स है वो अमेरिकन एयरफोर्स है, ठीक है? और ये ऐसे हमेशा इनकी डिप्लॉयमेंट भी ऐसी रहती है, अमेरिकन और चाइनीज़ वेपन्स एक साथ नहीं होते हैं। तो हर एक एयरफ़ील्ड अलग होता है इनका, और ये एक एयरफ़ील्ड से दूसरे एयरफ़ील्ड में ये बंदे भी ट्रांसफ़र नहीं करते, ठीक है? जब तक वो चाइनीज़ से चाइनीज़ में जाएगा और अमेरिकन से अमेरिकन में जाएगा। और नॉर्मली जो चीफ बनते हैं, वो चाइनीज़ वाले नहीं बनते, वो अमेरिकन वाले बनते हैं, ठीक है? बिकॉज़ अमेरिका काफ़ी इनको कंट्रोल करता है। तो जब आप इस पूरे गेम को देखेंगे, आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये लोग चाहते थे कि किसी तरह से यार ट्रंप के साथ बैठ जाएँ हम लोग, थोड़ा भीख-भूख माँगे, यार साहब बहुत मारा है सर, प्लीज़ कुछ चीज़ें दो। दूसरा सर, बलूचिस्तान में देखो सर, पानी बंद कर दिया सर, और बोलो सर हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, अभी आप ईरान के साथ जा रहे हो। और यही चीज़ अगर आप याद करें, इन्होंने 79 में भी करी थी। जब जाके ज़िया-उल हक ने अमेरिका की गोदी में बैठा था, तो तब उसने यही बोला था, सर देखो 71 में मेरा देश तोड़ दिया,
मेरे इतने हथियार गए, मेरा ये हुआ, उसके बाद तो हथियार भर गए थे पाकिस्तान में। खैर इस बारी वो भरेंगे नहीं, वो अलग चीज़ है। तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर आसिम मुनीर को हम एक फील्ड मार्शल बना दें, तो फिर उसका एक कंट्री लीडर का एक पोज़ीशन बन जाती है, यू नो? फील्ड मार्शल एक सीनियर बंदा होता है सर। वो मतलब गवर्नमेंट से भी थोड़ा उसका पोज़ीशन बड़ा होता है। ही इज़ अ बिल्कुल। मच मोर सीनियर पोज़ीशन। तो अगर आप देखेंगे सैम मानेकशॉ जो फील्ड मार्शल बने थे, उनका ओहदा बहुत ऊपर था। इवन प्राइम मिनिस्टर आके उनको रिस्पेक्ट करते थे। ओहदा ऊपर था उनका। तो एक ओहदा बढ़ा के ये भेजना चाहते थे कि वहाँ पर जाके बैठ के कुछ करें। अब इन्होंने सेट सूट कर दिया, पैसे-पूसे डाल दिए, वैसे भी अमेरिकन्स को इनकी ज़रूरत थी, तो इन्होंने बुलाया था आसिम मुनीर को, "बेटा तू इधर आ, पेंटागन में तेरे साथ काम है।" तो इसको पूरे चाबी-वाबी भर के भेजी होगी, "बेटा ये तेरे को चीज़ें चाहिए, ये ट्रम्प साहब बोलेंगे, हाँ, हूँ कर दियो, कुछ इधर-उधर बोलने की ज़रूरत नहीं है।" और ये वहाँ पर जाके रोया होगा, "सर देखो मेरे हथियार खत्म हो गए।" तो उसने बोला, "हथियार दे देंगे, ये सब कुछ कर देंगे, डोंट वरी।" और ट्रम्प ने एक चीज़, "हाँ जी, मैं इंडिया से भी बात करूँगा, डोंट वरी यार, मैं करूँगा।" अब ये रीअश्योरेंसेस हैं, उससे आगे कुछ नहीं है, क्योंकि ग्राउंड में आपको भी पता है ना इंडिया सुनने वाला है ना कुछ। मोदी जी खुद ट्रम्प को सुना के आ गए, तो वो क्या बात करेगा? सही बट है। कहने को क्या जाता है, वो हीरा मंडी है, हीरा मंडी को यूज़ करके फेंकना ही तो है सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये पहले भी देखा है, 3-4 बार ये यूज़ हुआ है, और ये पाकिस्तानी बोल भी रहे हैं कि साहब हमसे कुछ बोलने हमको नहीं दिया वहाँ पर। हमको बोला गया कि ये होगा, तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, और ये चाइना को ज़रा यहाँ से दूर रखना। बड़ा क्लियर बोल के हमको भगा दिया गया है, हमारा सिर ऊपर से नीचे हिल रहा था और दैट्स इट। और यहाँ पर देखिए सर, ये बड़ा एक सिंपलिस्टिक सा गेम था। इसको बोला होगा, देख देख बेटा तू भी रिटायर होगा कभी ना कभी, तू अमेरिका आ जाइयो, डोंट वरी, तेरे को वीज़ा-शीज़ा मिल जाएगा, बस हमारा कुछ काम कर दियो। तेरे को पैसे-पूसे जितने इधर-उधर बाहर निकालने हैं, बता दे ये बंदा है, डोंट वरी, ऑल योर मनी विल कम आउट, तेरी फैमिली भी बाहर आ जाएगी, कुछ नहीं होगा तेरे को। तो एक वो प्रोटेक्शन भी मिलती है इनको पर्सनल। तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे कि इनको एक और डर था कि ये कहीं इमरान खान और ट्रम्प का कुछ बैठ गया, ट्रम्प ने कुछ बोल दिया इमरान खान, तो आसिम मुनीर तो गया। बिल्कुल। तो उसको अपनी भी पोज़ीशन थी कि यार यहाँ पर इमरान खान, डेमोक्रेसी कुछ ऐसा कुछ ना हो, ताकि मैं अभी बैठा रहूँ। नहीं तो अगर मैं यहाँ से गया, मेरे को तो ये उल्टा लटका देंगे, क्योंकि सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। और अगर सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी, उसमें अमेरिका भी फँसेगा, चाइना भी फँसेगा, टर्की भी फँसेगा, पाकिस्तान भी फँसेगा, कि ऑपरेशन सिंदूर में मार कितनी बड़ी है। ठीक है? किसी ने बोल दिया ये चीज़, तो फिर पंगा होगा ना सर। सो जितने लोग जो जानकार हैं, सबकी जेबों में पैसे गए होंगे, बेटा सब चुप हो जाओ, जस्ट काम डाउन। तो इस चीज़ के लिए बुलाया गया होगा, प्लस उसको बोला होगा, बेटा ज़रा वापस जाके बोलियो, किसी को कुछ जबड़-जबड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तुम ज़रा ठंडे हो जाओ, तुमको हम सँभाल लेंगे, बट जस्ट काम डाउन। और हम वहाँ पर आ रहे हैं, तो एज़ लॉन्ग एज़ तुम कोई बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करते, भारत तुमको नहीं ठोकेगा। अब वो एक क्या रीअश्योरेंस दे रहे हैं कि भैया पहले भी देखो, 2008 में भारत ने हमको तुमको इसलिए नहीं मारा क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में थे उस टाइम पे। तो एक वो उनको बोला जा रहा है। अब उनको ये नहीं पता भारत को ज़रूरी है कि एयरपोर्ट में मारना है, बिल्कुल, और हमारे बिल्कुल। प्रिसिजन वेपन्स हैं, हम जहाँ मर्ज़ी मारें उसके बाद, चाहे अमेरिकन्स हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका का वहाँ पर होना और भारत का पाकिस्तान से जो रिलेशन है उसके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, और इस बारी भी आपने कोई कनेक्शन दिखाया नहीं है। तो ये चीज़ें हैं सर, उसको थोड़ा चने के झाड़ पे चला के वापस भेज दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर फजलुर रहमान खड़ा हो गया, बोलता है कि भई तुम क्या बेच के आए हो? ट्रेड मिनिस्टर आके बोलता है कि जी, हमारा तो वो रेयर अर्थ के लिए डील हो गई है। कुछ रिटर्न में नहीं है, कुछ नहीं है। बस वो हवाई बातें करके वापस आ गए। तो इनको अब ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि इन लोगों ने नॉमिनेट कर दिया उसको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और जिस शाम को करा उसी शाम को जाके ट्रम्प ने ठोक दिया इनको। अब इनको समझ नहीं आ रहा है यार, उम्मा के पीछे भागे हैं कि अमेरिका के पीछे भागे हैं कि कहाँ भागे? तो अभी क्या कर रहे हैं कि आर्मी अमेरिका के साथ खड़ी है, पॉलिटिशियन ईरान के साथ खड़े हैं, और ये वैसे ही होता है जैसे आर्मी हमेशा अमेरिका के साथ खड़ी रही है और पॉलिटिशियन हमेशा चाइना के साथ खड़ा रहा है। तो अभी ये फ्लिप हो रहा है इधर पे। तो चाइना, ईरान के साथ ये लोग खड़े हुए हैं पॉलिटिशियंस, तो उनको ए तुम ज़रा प्रोटेस्ट करो, ये करो, वो करो। बट आपको भी पता है इसमें कोई गर्थ नहीं है, और पूरी दुनिया के सामने इसकी पैंट उतर गई है, क्योंकि इनकी हिपोक्रेसी पूरी बाहर आ गई कि भई उम्मा, इस्लामिक बॉम्ब, अब है तुम्हारे पास इस्लामिक बॉम्ब तो चलाओ ना फिर। बिल्कुल। चलाओ फिर, दे दो ईरान को, फिर देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। इतना ही दम है तुम्हारे अंदर तो दे दो एक बॉम्ब, कितना है यार? 100, 200, 500 किलो का बॉम्ब है, एक ट्रक में डालो, भेज दो। भाई नंबर 1 एजेंसी है तुम्हारी, आईएसआई, ये सब कुछ है, तुम करो कुछ।
बट वो दम नहीं है ना सर, बिकॉज़ इनको पता है मारे जाएँगे बहुत बुरी तरह से। तो ये सिर्फ बड़बोलापन है, इसके आगे कुछ नहीं है, इनको पता चल गया है कि इनकी धोती खुल गई है और कुछ नहीं है सर। और ईरान के साथ खड़े हुए दिख रहे थे कुछ दिन पहले। 21 देशों के साथ पाकिस्तान ने भी साइन किया था, एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था नेतान्याहू के खिलाफ। नेतान्याहू के खिलाफ मतलब आप अमेरिका के खिलाफ ही थे एक तरीके से। अमेरिका अगर नेतान्याहू के कंधे पर हाथ रख करके कह रहा है कि मार मार और मार, तो कुछ दिन पहले आपका रुख कुछ और था और 4 दिन के भीतर ही आपका रुख एकदम बदल गया। तो ये इनकी पोजीशन तो बहुत खराब हुई है। मतलब ये बार बार जो है भारत के इश्यूज लेकर के, दूसरे इश्यूज लेकर के ये मुस्लिम देशों के संगठन की तरफ दौड़ते थे। आज क्या करेंगे? बोलने के लायक बचे नहीं है। देखिए सर, ये और ये जितने सो कॉल्ड मुस्लिम देश हैं उनको भी पता है पाकिस्तान किसी का नहीं है। सर इसको टॉलरेट करते हैं क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है? इसमें हमारे को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इनको टॉलरेट किया जाता है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो चलो ठीक है, थोड़ा-सा हेफ्ट बन जाता है। और एक नंबर है इनका ओआईसी और इन चीज़ों के अंदर, उसके आगे कुछ नहीं है सर इनका। ना अगाड़ा है, ना पिछाड़ा है, ना उपाड़ा है, ना निचाड़ा है, कुछ नहीं। तो अगर ये सोचते हैं कि भैया इनके पास बड़ा एक वो है, बड़ा एक 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 अपनी पोजीशन है और ये है, कुछ नहीं है। अब इनके अपने प्राइम मिनिस्टर को देखिए, खुद ही बोलता है यार बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो यार आप आप क्या कर रहे हो फिर? राइट? आप कर क्या रहे हो? और सर ये एग्जिस्ट कर रहे हैं इधर पे, और ये एग्जिस्ट कर रहे हैं किसके लिए? ये एग्जिस्ट कर रहे हैं कि भाई थोड़ा क्या नाम है, अमेरिका का जो अभी खेल बचा है इस रीजन के अंदर उसको खेलना है। और अभी ईरान का हो गया सर, अगर आप अगला देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, थाईलैंड ये रीजन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है? क्योंकि ये जो पूरा एक एक रिंग है, अगर आप रिंग देखिए, जो एक रिमलैंड जिसको बोलते हैं, उसमें पूरी रिमलैंड में आग लगनी है। जब तक आप रिमलैंड में आग ना लगाओ तब तक आप ग्लोबल ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। लोग सर इकोनॉमिक्स की तरफ देखते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स हाँ ठीक है, बट इकोनॉमिक्स का एक रोल था ग्लोबलाइज दुनिया के अंदर, जब जब लोग पैसे बनाने के चक्कर में थे। आज लोग पैसे बनाने के चक्कर में नहीं है। आज लोग बोलते हैं मुझे पैसे बनाने हैं लेकिन मेरे को अपनी सिक्योरिटी को देखना है। क्योंकि पहले का ज़माने में पैसे से जब इकोनॉमिक बूम हुआ था, ग्लोबलाइज़ेशन जो हुई थी, उसमें सबसे बड़ा बेनिफैक्टर कौन था? सबसे बड़ा जिसको फ़ायदा हुआ वो चाइना था। क्योंकि चाइना छुप के काम कर रहा था सबका, और सब पैसे बना रहे थे। लेकिन आज की जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर एक सिक्योरिटी, एक जो एंगल है वो बाहर आएगी, वो निकलेगी बाहर, क्योंकि देखिए वॉर्स चल रही हैं। तो हर कोई बोलता है यार सिक्योरिटी क्या है? मैं तेरे साथ काम कर लूँगा लेकिन सिक्योरिटी क्या है भई? यार कुछ कुछ है इधर पे, कुछ शिप-विप है आपका इधर पे जो सामान मेरा ठीक-ठाक ले जाएगा ये वो? अब आप देख लीजिए रेड सी में क्या हो रहा है, पर्शियन गल्फ में क्या हो रहा है। तो सिक्योरिटी इज़ वेरी क्रिटिकल। आपकी इंडियन नेवी डिप्लॉयड है वहाँ पर 1.5 साल से। तो सिक्योरिटाइज्ड इकोनॉमिक्स का ज़माना आएगा जहाँ पर सिक्योरिटी मैटर्स विल टेक अ प्रेसिडेंस एंड उसके ऊपर इकोनॉमिक्स करी जाएगी कि भई मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है सऊदी अरेबिया के साथ, तो मैं उसके साथ धंधा करूँगा अच्छे से, खुल के। मेरा प्रॉब्लम है चाइना के साथ, तो बट मैं चाइना के साथ पूरा धंधा करूँगा, लेकिन बड़ा देख-दाख के करूँगा, फूँक के करूँगा, कभी उस पे टैरिफ लगाऊँगा, कभी ये करूँगा। हम भी वही करते हैं, कभी स्टील रोक देते हैं, कभी ये करते हैं, कभी पीआईएल के ऊपर, कभी वो एपीआई के ऊपर कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो वो सब चलता रहता है हमारा। तो ये सर ये ये जो नया दुनिया है, इसके अंदर ये जो ये जो रिमलैंड है, इसके अंदर आग लगनी है। क्योंकि सर इसके अंदर हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हैं, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन लोगों ने गलतियाँ करी थी, वो करेक्ट जब तक नहीं होंगी तब तक आपका नया वर्ल्ड ऑर्डर नई गलतियों के साथ ही बाहर निकलेगा। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि अगला वर्ल्ड ऑर्डर परफेक्ट होगा, बट अगले वर्ल्ड ऑर्डर की जो गलतियाँ होंगी वो अलग होंगी। अब उसके अंदर अगर आप देखिए, ऊपर यूक्रेन से शुरू हुआ सर, पहले कोविड हुआ, उसके बाद यूक्रेन से शुरू हुआ। यूक्रेन से नीचे देखिए सर, ब्लैक सी के अंदर झगड़ा हो रहा था। रशिया का इधर-उधर ग्रेन दिस दैट ये वो, जहाँ पर टर्की एक प्लेयर निकला बाहर।
सीरिया में हुआ जहां पर रजीम चेंज हुई, इजराइल के साथ लेबनान, गाजा, वेस्ट बैंक, ये वहां पर पूरी टेंशन हुई। इस तरफ आइए, इजराइल ईरान के साथ हो गया, रेड सी में देखिए वहां पर हुतीज के साथ हो गया। तो वो देखिए पूरा एक बेल्ट निकलता हुआ आ रहा है बाहर। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में चलता रहता है, इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया बांग्लादेश हो गया, अभी अगला आप देख रहे हैं कि ये लोग म्यांमार में घुसे हुए हैं। ठीक है, अमेरिकन फौजें घुसी हुई है वहां पर। थाईलैंड कंबोडिया के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए हैं उनके बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, उन्होंने बॉर्डर शॉर्डर बंद कर दिए हैं। चाइना की फिशिंग बोट्स आ रखी हैं फिलीपींस के सामने। तो अगला फोकस अभी हमारे भारत को अगर आप सेंटर पॉइंट ले, हमारे ईस्टर्न साइड के ऊपर आना शुरू होगा। ठीक है, भारत में तो ऑलरेडी लगा हुआ है, वी आर ऑलरेडी इन ऑपरेशन सिंदूर, हम तो एक वॉर टाइम पोजीशन पे हैं ही ऑलरेडी। तो अगला अभी उस तरफ जाएगा ये। जब तक ये पूरा टोटल चीज इसमें आग नहीं लगे और इसके अंदर कोई एक रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा पुरानी चीजों का, तब तक वो क्लियर नहीं होगा सर। और ये और भी चर्चाएं चल ही रही हैं कि मौका ही देख रहा है बस चीन तेहरान अपना ताइवान के ऊपर कुछ कार्रवाई करने के लिए। हो सकता है सर, लेकिन शी जिनपिंग के अंदर उसके 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 पास थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं। उसकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, वो अपने मिलिट्री के जनरल्स को गिराता रहता है। ठीक है, कभी इसको कभी उसको, कभी इस साल के अंदर करीब करीब लोग बोलते हैं कि करीब 100 से 150 सीनियर ऑफिसर्स को उसने उड़ा दिया है। ना जब आप ऐसे उड़ाते हो सर, आपकी फाइटिंग कैपेबिलिटी के ऊपर एक वो पड़ता है, तो आपकी इक्विपमेंट पे वैसी क्वेश्चंस हैं। अब आपकी फाइटिंग कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो आप कहां से जाओगे, कहां जाओगे, कैसे करोगे, किसको करोगे। लेकिन एक चीज तो है, चाइना को कभी ना कभी अपनी तलवार तो निकालनी पड़ेगी, नहीं तो कोई उसको मानेगा नहीं। हर कोई बोलता है यार ये तो पेपर टाइगर है, इसके अंदर कोई दम तो है नहीं। अब वो तलवार कहां निकालता है सर, वो भी उसको देखना है, क्योंकि उसके पास तलवार निकालने का प्रॉब्ली एक आधा मौका है, उससे आगे नहीं है, क्योंकि जिस तरह की उसकी इकोनॉमी है वो सह नहीं पाएगी। राइट, क्योंकि दुनिया पीछे पड़ेगी चाइना के। और ये जो ईरान में ऑपरेशन हुआ, ये एक चाइना को झटका मारने के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है सर। अब आप देख लीजिए, ईरान का चाइना के साथ इतना बड़ा वो था, वो वनरेबल हो रखा है। कल ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, भाई चाइना यू कैन कंटिन्यू बाइंग ऑयल फ्रॉम ईरान। बट चाइना को एक चीज तो समझ में आई है कि साहब कभी भी बंद हो सकता है ये। बिल्कुल। ये साला फिर से झगड़ा हुआ, मेरा तेल बंद हो जाएगा फालतू में, मैं तो बीच में यहाँ पर ना मेरा ना कुछ ना अंदर का बाहर का, मैं तो ऐसे फंस गया बीच में। तो चाइना रशिया के पास जाएगा, बोलेगा भैया ज्यादा तेल दे। जो चाइनीज एक रशिया की डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, वो उल्टी पड़ जाएगी, चाइना उस तरफ जाएगा। तो ये एक गेम चेंज हो रहा है इस तरफ, क्योंकि चाइना के ऊपर जो एक धीरे धीरे करके अमेरिकन को फोकस करना है, वो आपको आगे आके दिखेगा सर। अब देखिए सर, ट्रंप साहब एक ऐसे हैं, वो थोड़ी ज्यादा ट्वीट ट्वीट कर देते हैं। उसमें भी एक रीजन है आपको, आई मीन मेरे को पर्सनली, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता जिस तरह की बातें करता है वो, और मैं ये शुरू से बोलता हूँ, ये बहुत बोलता है। हैविंग सेड दैट, इसकी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन में इसके साथ क्या हुआ सर, इसके जितने बंदे थे उन्होंने सब ने इसकी पीठ में छुरा घोंपा। जॉन बोल्टन से लेकर पता नहीं कितने कितने थे, सब ने इसकी पीठ में छुरा घोंपा। आधे तो इसकी बात ही नहीं सुनते थे, जो ये ऑर्डर देता था कोई भी पहुंचता ही नहीं था कहीं पे। तो अब क्या करता है, कभी ऑर्डर देता है सीधा ट्विटर पे डाल देता है। तो कोई मना ही नहीं कर सकता उसके बाद। ठीक है, तो सब देखो, सब देख रहे होते हैं उस तरफ, तो नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर यू नो वो भी खेल रहा है डीप स्टेट के साथ। एंड बट उसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि ही इज नॉट एबल टू, उसको समझ में नहीं आ रहा उसका पार्टनर कौन है, उसको किसके साथ रिस्पेक्ट करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। सब कंट्रीज को एक तरह ट्रीट करना। कल इसराइल को भी बोल दिया भाई, इसराइल ईरान के साथ। अब इसराइली बड़ा गुस्सा है, मैं सुबह से बात कर रहा हूँ इसराइली से, वो बड़े गुस्सा है यार सारे। हेलो, लड़ाई हमने लड़ी, भैंस क्या केक तू खा गया। तो वो भी गुस्सा हो रखे हैं, और जिस तरह से इंडिया गुस्सा हो रखा है, तो वहां पर भी थोड़ी सी यार ये क्या है, ये इसको बीच में नहीं आना चाहिए था। हम जो कर रहे थे हम कर रहे थे, ये तो एक बारी बॉम्ब करा, उसके बाद फिक्स मैच करके अपना गेम खेल गया ये तो बीच में, ये क्या है। तो वो भी सवाल उठ रहे हैं। बट सर ये खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि अगर खत्म कर देगा तो हथियार कहाँ बिकेंगे यहाँ पर मिडिल ईस्ट में। तो वो भी चक्कर है। तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी दुनिया है सर इस टाइम पे, ये कोई इजी चीज नहीं है, और हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस है इस टाइम पे। एक बात जरा ये समझाइए कि ईरान जितनी उम्मीद कर रहा था चीन से और रूस से, वो तो दोनों ने ही फुलफिल नहीं की हैं। देखिए सर, जनवरी में रशियन प्रेसिडेंट और ईरान के प्रेसिडेंट मिले थे, पेस्किशान साहब मिले थे,
एंड रशियन प्रेसिडेंट ने इनको ऑफर करा था कि हम तुम्हारे साथ एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर लेते हैं क्योंकि तेरा नंबर आ रहा है बेटा, तो सुन ले मेरी बात। ओ नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कोई सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम कोई अलायंस वलायंस नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। क्योंकि ईरान को भी डर है यार, कल को साला बोले रशिया भैया हम तेरे लिए लड़े, अब तू आके हमारे साथ यूक्रेन में लड़। तो ईरान ने ना हमने नहीं लड़ना वहां पर। उसको वो भी पक्का है, बिकॉज उसको दिखता है नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स गए हैं वहां पर यूक्रेन में लड़ने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं हमको नहीं करना ये सब। तो रशिया एक तरह से बोल सकता है यार देख भाई मैंने तेरे को बोला था, तू कर लेता तो बच जाता। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, चाइना से ज्यादा आज भी रशिया का काफी दबदबा है ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान के जब प्रेसिडेंट, अभी जो प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर वहां पर रशिया में गए, उसके बाद सडनली ईरान ने मान लिया अच्छा ठीक है यार बंद करते हैं इसको, क्योंकि रशिया ने बोला होगा देख भाई ऐसा है, मार तो तेरे को भी काफी पड़ी है, तूने उसको भी मारा है, ये कहीं जाएगा नहीं, तुम मारते रहोगे ऐसे ही एक दूसरे को, कोई तेरा फायदा नहीं है कोई, तो रुक जा। अब ठीक है तेरे पास न्यूक्लियर उसने ठोक दिया है, तूने भी न्यूक्लियर निकाल लिया है, मुझे पता है साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है रुक जा, अभी कोई दिस थिंग, वो भी थोड़ा साइड होना चाहते हैं, तू भी साइड हो जा, खत्म कर दे इसको। तो वो खत्म कर लिया उसने, तो ये रशियंस के बोलने पे माने बेसिकली ईरानियंस, ठीक है। और यहां पर एक और चीज हो सकती है कि रशिया को ट्रंप ने बोला हो कि भाई ठीक है मेरे को थोड़ा यहाँ पर हेल्प कर, यूक्रेन में कर ले, मैं दूसरी तरफ देख लेता हूँ फिर थोड़े टाइम तक, मार ले जितना मारना है तेरे को। और पिछले 2 हफ्ते से आप देख रहे हैं सर, रशिया धो रहा है रोज, ओ धूम दबा के धोता है वो तो अच्छे से डेली, वॉशिंग मशीन के बिना। वो पुराने जमाने में कपड़े वो मारने वाला बैट होता था ना, उससे मारता है इसको रोज। एंड हाई स्ट्रेटेजिक टारगेट्स, इनके पास कोई जवाब नहीं है उसको देने का। तो आज जैसे नेटो समिट चल रहा है, वहां पर ये जेलेंस्की भी पहुंचा हुआ है, ट्रम्प से मीटिंग होगी, आज तो सूट साट पहन के आया हुआ था। पता है ना सर गेम खत्म होने वाली है, तो अकल आ रही है अभी। तो देखिए मेरे को लगता है रशिया को वहां पर थोड़ा लीवे दिया जाएगा, और अभी अगला टारगेट इस तरफ आएगा सर, पाकिस्तान में थोड़ा हंगामा होगा, म्यांमार और थाईलैंड की तरफ से कुछ ना कुछ स्टार्ट होता दिखता है मेरे को। और भारत और पाकिस्तान की क्या सिचुएशन इस समय है? पाकिस्तानी तो बड़े अभी भी डरे हुए हैं कि कुछ कह नहीं सकते, मोदी जी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, कहीं यहाँ बैठे हुए लोग कुछ फिर से गुस्ताखी ना कर दें। और चूंकि मसूद अजहर के परिवार के 10 तो अपने और 4 रिश्तेदार मारे गए थे, तो इसलिए एक खतरा बना हुआ है कि वो कुछ फूं फां ना कर दे और ना मरवा दे पाकिस्तान को। देखिए सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर हमको समझने की, ये जो टेररिस्ट टूरिस्ट हैं, क्या ये पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं कि पाकिस्तान इनको कंट्रोल करता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से ये टेररिस्ट बाहर निकले हैं अभी आज सड़कों पे, मेरे को पता नहीं है पाकिस्तानी आर्मी का कितना कंट्रोल है इनके ऊपर, राइट। और ये बड़ा क्लियरली दिखता है कि भाई थोड़ा डाइसी गेम है, क्योंकि कभी भी कुछ भी करते हैं आके दे दे दे, और देखना मुश्किल हो जाता है यार ये कर क्या रहे हैं बेवकूफ। लेकिन अब पाकिस्तानी आर्मी की भी आप देखिए सर, उसकी क्या हालत है कि उसको एक टेररिस्ट के फ्यूनरल पे जाके खड़ा होना पड़ता है, अपनी शक्ल दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो आर्मी को पता है कि वो आपके साथ जिस तरह वो लड़ना चाहती है वो लड़ नहीं सकती, ठीक है। तो उसको पता है ये उसके पास ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन अगर वो यूज करेगा तो फिर पिटाई होगी, ये भी पता है उसको। तो बड़ा अजीब सा सिचुएशन है सर इस टाइम पे, मेरे को लगता नहीं है पाकिस्तानियों को खुद पता है कि करना कैसे है, क्या करना है, किस तरह जाना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट सर, क्योंकि आसिम मुनीर देखिए, अगर आसिम मुनीर अभी कुछ ऑपरेशन ऑपरेशन लॉन्च करेगा, देखना बलोचिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ करेगा, अब वो करेगा वहां पिटाई होगी, फिर रोएगा वो वहां पर। तो ये सर बड़ा एक, अब आप देखिए ये अगर टेररिस्ट कुछ करेंगे भी, मैं आपको बोलूं ये टेररिस्ट इस तरफ से कुछ नहीं करेंगे सर, पाकिस्तान की तरफ से नहीं करेंगे, क्योंकि इनको क्या है, एक जो चीज बोली है ना आपने कि भाई पाकिस्तान से अगर कुछ कुछ भी हुआ तो हम मारेंगे, तो ये बोलेंगे जी हमारी तरफ से तो कुछ आया नहीं, ठीक है। बट देखिए सर मैं एक आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ पाकिस्तान के जी हाँ, बारे जी में। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए पाकिस्तान ने अपने आप को एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन में खड़ा कर दिया है, इस टाइम पे वो ईरान के अगेंस्ट में आके खड़ा हुआ, ठीक है जी।
तो ईरान को भी पता है पीठ में छुरा जिसने घोंपा उसका नाम क्या है, वो ईरान को पता है बड़ा क्लियरली। सही है। तो ईरान थोड़ा गुस्सा होगा उससे, हमारे से ठुक के बैठा है वैसे ही, अफगानिस्तान से ठुक रहा है, ठीक है जी। ऊपर से सर मेरे को एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है चाइना खुश होगा कि ये अमेरिका की गोदी में जाके बैठा है? ये भी तो सोचना है ना। तो पाकिस्तान इस टाइम पे एक बड़ी ऐसी जगह पे खड़ा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इन लोगों ने सोचा क्या और अब क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगह का कोई जवाब सर, कोई इजी आंसर नहीं है ऐसी पोजीशन में बैठने का कि भाई आप चारों तरफ से हर एक कपड़े को देखिए सर, वो एक पुराना एक वो हैंकी होता है ना जिससे हम वहां पहुंचते हैं, उसको आप उसके 4 कोने हैं, उसके चारों कोनों से खींचना शुरू कर दो आप उसको, कुछ ऐसे ही हो रहा है और क्या। एक तरफ से उसको वो खींच रहा है, एक तरफ से वो खींच रहा है, एक तरफ से वो खींच रहा है, एक तरफ से वो खींच रहा है, क्या आई मीन मेरे को कुछ सेंस नहीं दिख रहा कि इसके अंदर ये कुछ करेंगे। और इसको लेकर के भी तमाम तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि लंच खिलाने का मकसद एक्चुअल में क्या था, कुछ और ही था शायद, कुछ क्रिप्टो वगैरह का कुछ, और हाँ, कुछ देखिए आर्थिक हित जो हैं वो परिवारों के जुड़े हुए हैं, कासिम मुनीर के भी और ट्रंप के भी। तो बाकी तो सब गाल बजाई हो रही है, इसका मतलब बाकी असली मामला तो वही है, क्रिप्टो का ही है, व्यापार का ही है। देखिए सर ये मेरे को लगता नहीं है इन चीजों के बारे में कुछ बात हुई होगी, क्योंकि ये चीजें आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट से तो बात करोगे नहीं सर, ठीक है, उसके ऑफिस में 25 लोग होंगे सुनने के लिए और ये सब, तो इतना डायरेक्टली तो बात कुछ करेंगे नहीं, बट प्रेसिडेंट ने उसको समझाया होगा, देख यार हम जरा ईरान वीरान में कुछ करने वाले हैं तो तुम बेवकूफी मत करना कुछ, और जो जो चीजें पेंटागन और इनके डिफेंस डिपार्टमेंट को चाहिए होंगी वो टॉकिंग पॉइंट्स दिए होंगे प्रेसिडेंट को बेसिकली दोबारा बोलने के लिए कि यार इसको ये समझा दो, ये चीज ये ना करे, हमको काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा चाइना के अगेंस्ट में, और तीसरा सर एक चीज याद करिएगा, हमेशा से अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैव ऑलवेज बिन क्लोज टू पाकिस्तान, हमेशा से, शुरू से देख लीजिए आप, जितने इनके प्रेसिडेंट हैं हमेशा वो जाते हैं वहां पर, जितने इनके लीडर्स हैं। डिफरेंस इस टाइम पे ये है कि एक सर्विंग आर्मी चीफ को वहां लेके गए हो, बड़ा मत देखिए उसको उस तरह से, आप देखिए एक फील्ड मार्शल को लेके गए हो जो बेसिकली एक देश का लीडर है, राइट। तो इन्होंने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करी है ताकि वो वो सिचुएशन ना इनके इनको इनको सहनी ना पड़े कि यार ये तो ऐसा ना हो कि सारा गड़बड़ हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा बोलते हैं ना कहानी में ट्विस्ट लाने की कोशिश करी है बट वो हुआ नहीं। पर जिस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, जैसे ट्रंप ने तो इसमें हवा भर के भेज दिया वापस इसको, लेकिन ईरान नाराज, कई दूसरे इस्लामिक कंट्री नाराज पाकिस्तान की भूमिका से। चीन के बारे में आप कह ही रहे हैं कि चीन भी टेढ़ी निगाह से देख रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, और हमारा तो 5 लाख करोड़ सी पैक पर लगा हुआ है और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर लगा हुआ है। तो असली खेल ये क्या कर रहे हैं, अब चाइना भी तो सोचेगा इसके बारे में। देखिए दूसरी ये भी, चाइना जी का जी, एंड गेम है सर पाकिस्तान में, चाइना का एंड गेम है, उसको पता है अगर यूएस यहाँ पर रीएंगेज हो गया तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो सब गया उसका। तो वो देखिए सर वो अभी सर्वाइवल टैक्टिक पे होगा जितना टाइम वो ग्वादर होल्ड कर सकता है, या चाइना एक और तरह से देख सकता है यार, ऐसा है डोनाल्ड ट्रंप तो 3-4 साल है तो इसको जरा सेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो ऑप्शंस बड़े हैं, या तो ठुकवा दो, आर्मी में भी काफी सारे, अब सर पाकिस्तान है सर कुछ भी हो सकता है वहां पर, पता चले कल आर्मी चीफ साहब जा रहे थे कार फट गई उसकी यू नो जियाउल हक के साथ हुआ ना सर। क्योंकि पिछले महीने ये खबर आई थी ना कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री बीजिंग में मिल रहे हैं। अब तो सी पैक जो है ये अफगानिस्तान तक जाएगा,
बहुत विस्तार से इन दोनों के तीनों के बीच में चर्चा हुई थी और अचानक ये चीज़ें हैं तो ज़ाहिर है चीन के पेट का भी पानी तो ढीला हो रहा होगा। सर ये ये इस तरह की मीटिंग कोई 5वीं हो रखी है। ये 5 बार ही बोल चुके हैं हम लोग, हम ये लेके जाएँगे, हम ये करेंगे। अभी रीसेंट मीटिंग करी है पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ने। ये पोज़िशनिंग स्टेटमेंट्स हैं सर। ये थोड़ा रीजन में थोड़ा ओए न न वो चाइना करता है सर, क्योंकि उसको दिखाना है कि वो बिल्कुल आइसोलेट नहीं हो रखा है। उसके पास भी टट्टू हैं जो उसके इशारों पे कूदेंगे। बट पाकिस्तान एक ऐसा टट्टू है सर, वो पाकिस्तान का नहीं है तो वो चाइना का कैसे होगा? सही है। सिंपल है, अगर आप देख लीजिए ईरान को उसने पीठ में छुरा घोंप दिया और अभी तो सर ईरान ठंडा होगा। ईरान एक आधे महीने में इनको बोलेगा साहब वो पाइपलाइन के पैसे देने हैं आपने हमारे $18 बिलियन ज़रा दे दो। फिर क्या करेंगे? तो अभी देखिए सर ये गधे हैं, ये शॉर्ट टर्म खेलते हैं। इनका क्या था कि किसी तरह से आसिम मुनीर को बिठा दो वहाँ पर ट्रम्प के सामने। थोड़ा भारत हमको छोड़ देगा, थोड़ा अंदर की जो पॉलिटिक्स है हमारे इमरान खान ये वो, उससे थोड़ा-सा हमको सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़े हथियार मिल जाएँगे, थोड़े पैसे मिल जाएँगे। और कुछ नहीं है। और जाके हम अपना दुखड़ा रो देंगे, देखो जी भारत ने पानी बंद कर दिया, देखो सर राह की साजिश हो रखी है बलूचिस्तान में। अब वो सर अमेरिकन ये डोनाल्ड ट्रम्प को साला बलूचिस्तान है कहाँ वो नहीं पता होगा। ठीक है? तो अब ठीक है उसने भी कुछ बोल के आए होंगे, उसने भी हाँ-हूँ कर दिया, हाँ मैं बात कर लूँगा मोदी से ये वो एंड ऑल दैट। तो उसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक देयर वाज़ एनीथिंग टू मेरे को लगता नहीं है इतना कुछ डीप या इतना कुछ स्ट्रैटेजिक कुछ नहीं। यानी ईरान में उनको कार्रवाई करनी थी और बहुत संभव है कि कुछ एयर स्पेस वगैरह का यूज़ करना हाँ, होगा। हाँ, 100% सर 2 इनके बेस हैं, एक शोरकोट है, एक मिनास है, वहाँ से इनके एक्टिविटी हुई है। एक्चुअली मैं एक और चीज़ बोलता हूँ। रशिया ने जब यूक्रेन में घुसा था, उससे 1 दिन पहले कौन खड़ा था सर रशिया में? इमरान खान। अमेरिका ईरान में घुसा, उससे 1 दिन पहले कौन खड़ा था? आसिम मुनीर। तो ये चंपू है सर, इनको हर कोई यूज़ करता है, बस और कुछ नहीं है। हाँ, ये बड़ा अजीब संयोग है ये। ये चंपू लोग हैं सर, इनका कोई उपाड़ा अच्छा, वो तो निशाना उस घटना के बाद जेल चला गया, ये इसका कहाँ क्या होगा? जाएगा? वही है ना। तो ये सर इनके अंदर कुछ स्ट्रैटेजी-वैटेजी नहीं होती सर, जहाँ इनको कुछ दिख जाता है। अभी ये इनकी हालत ऐसी है सर, ये ऐसे जानवर हैं जो एक रेगिस्तान में प्यास लगी है, भूख लगी है। रेगिस्तान में आपको पता है ना चीज़ें दिखती हैं, मिराज जिसको बोलते हैं। अब इनको जहाँ कुछ दिखता है भागते हैं उस तरफ, ठीक है? वही है, लेकिन पंगा ये है जानवर फिर तो तरस आ जाएगा आपको, उसको प्यार करोगे, घर में ले आओगे। ये जानवर नहीं है सर, ये राक्षस है सर। ये खून पीने वाला राक्षस है। तो जानवरों से मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे को जानवरों से बहुत प्यार है, बट ये राक्षस हैं सर। ये पता नहीं क्या किस मिट्टी के बने हैं ये। इनको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इनको इनको फ्यूचर नहीं पता, इनका पानी बंद हो रहा है। आज भारत ने उठा के वर्ल्ड बैंक के बंदे को फेंक दिया बाहर, चल भई बोरिया बिस्तरा बाँध गायब हो जा यहाँ से। बहुत कुछ है इनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बट चलिए ठीक है, खुश रहें, बढ़िया है। आदि जी बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना थैंक यू, समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू थैंक यू सर, सो नमस्कार। मच। नमस्कार।